नमस्कार एस्पिरेंट्स। न्यूज टुडे के 8 अक्टूबर के अंक में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के साथ। आज की पहली खबर जुड़ी हुई है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से। साथ ही हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में जो मुंबई में आयोजित हुआ है, विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली का शुभारंभ किया है। और ये प्रणाली कहाँ होगी? गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में। साथ ही आज की अगली खबर जुड़ी हुई है रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021 से। आरबीआई ने यह निर्णय लिया कि केंद्रीय एवं राज्य सहकारी बैंक जो हैं वो भी अब इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन या एकीकृत लोकपाल योजना 2021 के तहत कवर होंगे, जिसके चलते यह योजना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट चल रहा है उसमें एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिजिटल भुगतान के संदर्भ में कुछ नई पहले कुछ नए जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी शुरुआत की गई है, तो उनको जानना भी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। और साथ ही तमिलनाडु राज्य के द्वारा एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए कुछ पहले शुरू की गई हैं, जिनके बारे में जानना भी हमारे लिए प्रमुख प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक हो जाता है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगर संक्षिप्त सुर्खियों की बात की जाए तो पोलर सिल्क रोड, ऑपरेशन हैची, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये सारी संक्षिप्त सुर्खियां भी हैं जो चर्चा में रही। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज की पहली प्रमुख खबर के साथ। और आज की पहली प्रमुख खबर जो हम देखेंगे वो है आरबीआई एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि क्या नया कदम उठाया गया है, क्या नई घोषणा की गई है जिसके चलते ये योजना चर्चा में रही, तो आरबीआई ने कहा है कि केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों को अब रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021 के दायरे में लाया जाएगा। और आरबीआई ऐसा करने का अधिकार किस एक्ट से प्राप्त करता है, किस अधिनियम से प्राप्त करता है? तो इसका सरल सा उत्तर है आरबीआई किस एक्ट के माध्यम से बैंक्स को रेगुलेट करता है, तो उस एक्ट का नाम है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। और अगर आप स्पेसिफिकली जानना चाहें तो इसकी भी धारा 35(1) है, जिसके तहत आरबीआई के द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया है। तो एक बात ध्यान रखने की है कि ऐसा नहीं है कि एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना नई है, 2021 की ये योजना है। अब एक निर्णय लिया गया आरबीआई के द्वारा कि जो केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंक हैं उनको भी इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। और ऐसा निर्णय आरबीआई ने किस अधिनियम से शक्ति लेते हुए लिया है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से शक्ति लेते हुए आरबीआई ने ऐसा कदम उठाया है। अब एक जो सरल सा प्रश्न है और जो बड़ा ही स्वाभाविक है, वो प्रश्न ये है कि आखिर ये एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना है क्या? ये जो एकीकृत लोकपाल योजना है आखिर ये करती क्या है? तो देखिए, सबसे पहले इसका उद्देश्य जानना जरूरी है। इस योजना का उद्देश्य है कि आरबीआई के तहत जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, ये रेगुलेटेड एंटिटीज क्या होती हैं? बेसिकली जिनका विनियमन आरबीआई के द्वारा, जिनका रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा किया जाए, इन्हें हम क्या कहेंगे? आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज। तो ये जो योजना है सिंपली क्या कहती है कि आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड जो एंटिटीज है, जैसे बैंक हो गए, है ना, आप देखोगे अन्य प्रकार के वित्तीय संस्थान हो गए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन एजेंसी जो क्रेडिट के बारे में इंफॉर्मेशन एकत्रित करने का, उसे रिफाइन करने का काम करती हैं, ये सारी ऐसी जो है एंटिटीज हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है। तो ये
एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021 क्या कहती है, इसका उद्देश्य क्या है कि देखिए भाई, आरबीआई जिन भी एंटिटीज को रेगुलेट करता है, अगर उन एंटिटीज के द्वारा जो सेवा प्रदान की जा रही है उन मामले में किसी भी ग्राहक को कोई भी शिकायत है, तो इस योजना के तहत उनकी शिकायतों का त्वरित लागत प्रभावी ढंग से समाधान कर दिया जाएगा, ताकि इन एंटिटीज के द्वारा जो ग्राहक हैं उनको बेहतर सेवा प्रदान की जाए, और अगर कोई भी शिकायत है तो उस शिकायत का निवारण भी संभव हो पाए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, आप बैंक से लेन देन करते हैं, बैंक से सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, बैंक आपको कोई सेवा देता है, उसमें कोई चूक हो जाती है, तो ऐसे में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आपको बैंक का शिकायत निवारण तंत्र जो है उसका इस्तेमाल करना होगा, बैंक में शिकायत करनी होगी। लेकिन अगर निर्धारित समय अवधि के भीतर बैंक के द्वारा आपकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता, तो ये एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना क्या कहती है कि अब आपको ये अधिकार है कि इस योजना के तहत जो व्यवस्था है उसका लाभ आप ले सकते हैं, यानी आप आगे अपनी शिकायत को पहुंचा सकते हो, ताकि आपको आपकी शिकायत का निवारण मिल पाए और ये जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं ये भी सही से व्यवहार करें या सेवा प्रदायगी पर ध्यान दें। तो इस उद्देश्य से एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना को लाया गया। और जैसा मैंने बताया, अगर मैं प्रक्रिया बताऊं सरल से शब्दों में, तो बहुत सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, एनबीएफसी है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कोई कंपनी है, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन रेगुलेटेड एंटिटीज हैं। अगर उनके प्रति कोई भी शिकायत है तो सबसे पहले आप वहां शिकायत दर्ज कीजिए, लेकिन 30 दिनों के भीतर अगर आपकी शिकायत का आपको कोई जवाब नहीं मिलता तो आप डाक के द्वारा या ऑनलाइन, यहाँ देखेंगे https://cms.rbi.org.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो और अपनी शिकायत की आप वास्तविक स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हो, है ना। तो ये सारी व्यवस्था आपको कौन देता है, रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना देता है। क्लियर है कि आपकी कोई भी शिकायत हो और अगर बैंक द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो ये योजना आपको ये अवसर देती है कि आप अपनी शिकायत को आगे पहुंचा पाओ और उसका समाधान प्राप्त कर पाओ। तो ये है इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना। अब जब हमने बात की तो मैंने कहा कि रेगुलेटेड एंटिटीज यानी जिनका विनियमन या जिनका रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा किया जाता है, तो एक दूसरा बड़ा स्वाभाविक प्रश्न उठेगा अगर आप जिज्ञासु एस्पिरेंट हैं तो वो क्या, कि आखिर इस योजना के तहत किन किन एंटिटीज को कवर किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि इस योजना के दायरे में एक तो सभी वाणिज्यिक बैंक आते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स इसके दायरे में आते हैं, अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक जिन्हें शहरी सहकारी बैंक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इस योजना के दायरे में आएंगे, यानी ये रेगुलेटेड एंटिटीज रहेंगी जिनको इस योजना के माध्यम से रेगुलेट किया जाएगा। इतना ही नहीं, 50 करोड़ रुपए की जो है जमा राशि वाले गैर अनुसूचित प्राथमिक शहरी बैंक यानी जो नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं वो भी इसके दायरे में आएंगे। अब शेड्यूल और नॉन शेड्यूल का अंतर आप सभी को पता है। आरबीआई की जो अनुसूची 2 में शामिल है वो शेड्यूल्ड है और नहीं है वो क्या है, नॉन शेड्यूल्ड है। शेड्यूल्ड और अनशेड्यूल्ड, अनुसूचित और गैर अनुसूचित होने का भाव क्या है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट लिया कि दूसरी अनुसूची, भाव भी पता होना चाहिए। दूसरी अनुसूची में आप हैं, इसका मतलब है कि आरबीआई के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का आपको अनुपालन करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है बैंक्स को रिजर्व रिक्वायरमेंट मेंटेन करके रखनी पड़ती है, अगर आप अनुसूचित हैं तो आपको वो सब मेंटेन करना पड़ेगा, और अगर गैर अनुसूचित हैं तो आप पर रेगुलेशन थोड़े से स्थिर, थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन आपके अधिकार भी कम हो जाते हैं। जो अनुसूचित हैं आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई से उधार ले सकते हैं, जो गैर अनुसूचित हैं उनकी पहुंच भी सीमित हो जाती है। तो मतलब यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता चला कि वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और शहरी सहकारी बैंक, चाहे वो अनुसूचित हो या जो है गैर अनुसूचित हैं तो 50 करोड़ की थ्रेशोल्ड सीमा रखी गई है। 50 करोड़ या उससे अधिक की जमा राशि वाले गैर अनुसूचित जो शहरी सहकारी बैंक हैं वो भी इस योजना के तहत क्या कहलाएंगे, रेगुलेटेड एंटिटीज। अच्छा, एक और प्रश्न, एनबीएफसी, बिल्कुल
एनबीएफसीज को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया, लेकिन ध्यान रखना हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को छोड़ दिया गया है ना। तो ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो जमा स्वीकार करती हैं, जो कस्टमर इंटरफेस रखती हैं, ग्राहकों से लेन देन करती हैं, वो इस योजना के तहत अधिकृत होंगी और परिसंपत्ति का आकार कितना होना चाहिए, 100 करोड़ रुपए। यानी अगर कभी कोई कथन आए और कहे कि जो है आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन योजना 2021 के तहत सभी प्रकार की एनबीएफसीज को कवर किया गया है, तो उत्तर है नहीं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो घर के लिए लोन या इस प्रकार का लेन देन का कार्य करती है, उनको छोड़ दिया गया है। साथ ही उन एनबीएफसीज को शामिल किया गया है जो जमा स्वीकार करती हैं। अब 1 मिनट में मैं कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहूंगी। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि चलिए बैंक तो हम जानते हैं, एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इन्हें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत हम रजिस्टर करते हैं। ये बैंक जैसा ही कार्य करती हैं, लेकिन पूर्णतः बैंक की तरह ये नहीं होती हैं। सामान्यतः आप देखोगे, आपने सुना होगा कि एनबीएफसी जमा स्वीकार नहीं करती, और ये बात बिल्कुल सही भी है। एनबीएफसी के द्वारा मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। डिमांड डिपॉजिट क्या है, वो डिपॉजिट जिसे मैं जब चाहूं, मैंने अपने करंट अकाउंट में रखा, बैंक में सेविंग अकाउंट में रखा, जब चाहूं बैंक से मैं अपना वो पैसा प्राप्त कर सकती हूं, इसे हम कहेंगे डिमांड डिपॉजिट। एक होता है टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, यानी एफडी करवा देते हैं कि एक लमसम अमाउंट को एक निर्धारित समय अवधि के लिए हम बैंक में जमा करवा देते हैं। तो देखिए, सभी प्रकार की एनबीएफसी तो किसी भी तरह की जमा को स्वीकार नहीं कर सकती। कुछ कुछ को ये अनुमति होती है कि आप फिक्स डिपॉजिट को स्वीकार कर सकते हो। तो इसके तहत उन एनबीएफसी को कवर किया जाएगा जो जमा स्वीकार करती हैं, जिनका ग्राहकों के साथ लेन देन है। यानी अभी तक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, साथ ही जो है हमने क्या देखा, सभी कमर्शियल बैंक, साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों प्रकार के शहरी सहकारी बैंक इसके तहत शामिल होंगे। और साथ ही और क्या शामिल होगा, एनबीएफसी जो जमा स्वीकार करती हैं, जो कस्टमर इंटरफेस रखती हैं और जिनकी असेट साइज 100 करोड़ है, उन एनबीएफसीज को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। यानी इनके द्वारा भी कोई सेवा दी जाती है, उसमें चूक होती है, अगर शिकायत का निवारण 30 दिन के भीतर नहीं होता, तो जो भी ग्राहक है, उपभोक्ता है, आगे जा सकता है, ओम्बुड्समैन योजना का लाभ ले सकता है। ठीक है। साथ ही और कौन कौन रेगुलेटेड एंटिटीज में शामिल होंगे, जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। मैं अभी बताती हूं पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स कौन होते हैं। पहले देखिए इनकी व्यवस्था हम भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत करते हैं। ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं, ये बैंक इत्यादि नहीं होते, बस ग्राहक और व्यापारी के बीच पेमेंट हो जाए, इसमें ये मध्यस्थ या थर्ड पार्टी की भूमिका निभाते हैं। आपने पेमेंट गेटवे देखा होगा, जब कई बार आप किसी व्यापारी को भुगतान करते हैं तो आपने बीच में रेजर पे देखा होगा, आपने पेपोल देखा होगा। ये क्या है, ये पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये क्या कर रहे हैं, आपका जो अमाउंट है उसे व्यापारी तक भेजने का काम कर रहे हैं। तो इन्हें कहते हैं पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, और उनकी पूरी व्यवस्था को आरबीआई के द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत देखा जाता है। तो इस प्रकार के भुगतान प्रणाली में जो भागीदार हैं, जो सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं, ये भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं। अगर इनके खिलाफ भी कोई शिकायत आएगी तो इस योजना के तहत देखी जा सकती है। और साथ ही क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, ये किस व्यक्ति ने कितना उधार लिया, आंकड़े जुटाती और उसके बारे में सूचना प्रदान करती है। साथ ही ये व्यक्ति या बिजनेस को स्कोर भी देती है, जैसे आपने सिबिल स्कोर सुना होगा, CIBIL। तो सिबिल के द्वारा इस प्रकार का स्कोर दिया जाता है। तो वो क्या है, एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। ये आपका क्रेडिट, आपका उधार क्या है उसके बारे में सूचना प्रदान करने का कार्य करती है। ध्यान रहे, आपको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से कंफ्यूज नहीं करना है। अब मेरा प्रश्न है, चलिए ये तो मैंने बता दिया कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। अब आपका काम है मुझे बताना कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे आपने मूडीज का नाम सुना होगा, फिच का नाम सुना होगा, या भारत के स्तर पर भी बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज
काम करती हैं। तो भारत की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है या फिर कोई और संस्था करती है? तो इसका उत्तर आपको देना है। लेकिन अभी के लिए जो सभी वाणिज्यिक बैंक हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, जो भी हमारे शहरी सहकारी बैंक है, चाहे वो अनुसूचित है चाहे वो गैर अनुसूचित है, हाँ एक अमाउंट की सीमा रखिए जिसे ध्यान में रखना है। एनबीएफसीज जो जमा स्वीकार करती हैं, कस्टमर इंटरफेस प्रदान करती हैं, एक सीमा है, उससे अधिक संपत्ति वाली एनबीएफसीज को भी इसके तहत शामिल किया जाएगा। क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो कंपनीज हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। और साथ ही भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत हम जिन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करते हैं उनको भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। कवर किया जाने का भाव क्या है कि इनमें से अगर किसी के भी द्वारा ग्राहकों को जो सेवा दी जाती है उसमें कोई चूक होती है और ग्राहक अगर अपनी सेवा में कमी की शिकायत करता है और 1 महीने के भीतर उस शिकायत का निवारण इनके द्वारा नहीं किया जाएगा, तो ये योजना ग्राहक को अधिकार देती है कि फिर वो आगे किसके पास जा सकता है? एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना के लाभ के लिए आगे जा सकता है। तो ये है इस योजना का फीचर्स। आप देखोगे पहले अलग अलग योजना थी, जैसे बैंकिंग ओम्बुड्समैन योजना 2006 थी। अच्छा, एनबीएफसीज के लिए 2018 और डिजिटल लेन देन के लिए ओम्बुड्समैन योजना 2019 थी। तो अब विचार किया गया कि ये सारी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, मोटा मोटा जिनका रेगुलेशन आरबीआई कर रहा है, तो अलग अलग ओम्बुड्समैन योजना क्यों ना एक सिंगल एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना बनाई जाए, क्योंकि एक देश एक ओम्बुड्समैन का सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी सिद्धांत पर आधारित हमने एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021 को शुरू कर दिया। क्लियर है? ताकि आरबीआई द्वारा अलग अलग क्षेत्र की जो एंटिटीज है जिन्हें रेगुलेट किया जा रहा है उन्हें एक ही स्कीम के तहत रेगुलेट किया जा सके। और इसमें क्या व्यवस्था है? ओम्बुड्समैन 20 लाख तक के मुआवजे का जो है आदेश दे सकते हैं। और अगर बैंक से या किसी अन्य वित्तीय संस्था से, जिसकी अभी हमने बात की, आप सेवा प्रदायगी में कोई कमी रह गई लेकिन आपको जो है उत्पीड़न, मानसिक परेशानी का शिकार होना पड़ा, तो 1 लाख तक के अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान का आदेश भी दिया जा सकता है। तो ये है पूरी एकीकृत ओम्बुड्समैन योजना 2021। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। स्कीम किन किन एंटिटीज को कवर करती है आपको ये पता होना चाहिए। साथ ही आपको जो है ये भी पता होना चाहिए कि इसमें किन किन प्रकार की विगत या पहले की ओम्बुड्समैन योजनाओं को हमने एकीकृत कर दिया है। तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और साथ ही करंट डेवलपमेंट तो है ही कि राज्य और केंद्र स्तर पर जो सहकारी बैंक थे अब उन्हें भी इस योजना के तहत रेगुलेटेड एंटिटीज मान लिया गया है, यानी अब उनके खिलाफ भी अगर कोई शिकायत हो तो इस योजना के तहत उसे डील किया जाएगा। तो ये थी पूरी न्यूज। अगर सरल और सिंप्लीफाइड ढंग से पढ़ोगे, माइंड मैपिंग करोगे, तो टेक्निकल से टेक्निकल न्यूज को पढ़ना आपके लिए आसान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर जो आधारित है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किए गए कुछ इनिशिएटिव्स पर। और ये इनिशिएटिव्स किससे जुड़े हुए हैं? डिजिटल भुगतान से जुड़े हुए, यानी एनपीसीआई के द्वारा डिजिटल भुगतान के लिए कुछ नई पहलों की शुरुआत की गई है, उन पर आधारित है हमारा अगला न्यूज आर्टिकल। जब मैं न्यूज सुर्खियां पढ़ रही थी तब मैंने कहा था कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 चल रहा है। उसी फिनटेक फेस्ट में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ जो है नई डिजिटल पहलों का शुभारंभ या उनकी घोषणा की गई है। और उद्देश्य क्या है? देखिए, एनपीसीआई डिजिटल पेमेंट्स के मामले में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो उद्देश्य क्या है कि डिजिटल भुगतान को हम और अधिक सुविधाजनक बना पाए। डिजिटल भुगतान के मामले में भारत ने काफी अच्छी अचीवमेंट्स हासिल की हैं, लेकिन हम और आगे बढ़ पाए और धीरे धीरे डिजिटल भुगतान को और सुविधाजनक बना पाए और अधिक जो है इंक्लूसिव बना पाए। तो इसी दिशा में है एनपीसीआई के नए इनिशिएटिव। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही न्यूज आर्टिकल इकोनॉमी
मेंस परीक्षा में जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है, बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि ये जो नए इनिशिएटिव्स हैं वो क्या है। देखिए, एक तो मैं क्लियर करना चाहूंगी कि इस न्यूज आर्टिकल में भी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है जो मुख्य परीक्षा में आपसे पूछा जाए। मोर देन 90% ये न्यूज आर्टिकल प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यानी प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि एनपीसीआई के द्वारा ये पहल शुरू की गई, या पहल का नाम दिया जा सकता है कि अमुक पहल किसके द्वारा शुरू की गई, इसका उद्देश्य क्या है, इसका अर्थ क्या है। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और अगर मैं विगत वर्षों का अनुभव बताऊं तो एनपीसीआई के जो इनिशिएटिव्स हैं उन पर आधारित प्रश्न पूछा गया है। एनपीसीआई के खुद के बारे में प्रश्न पूछा गया है। यूपीआई, ठीक है, जो यूपीआई है उसके डेवलपमेंट का श्रेय जाता है एनपीसीआई को, तो यूपीआई की वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता आधारित प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो एनपीसीआई के बारे में कुछ भी आए तो उसे ध्यान से पढ़ना है, ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि एनपीसीआई के द्वारा किन नई पहलों की शुरुआत की गई है, और बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली हम बात करेंगे। पहला है एनपीसीआई टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। ये क्या करेगी? एनपीसीआई टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। पहले तो ये क्या है? ये एनपीसीआई की एक सब्सिडरी और सहायक कंपनी है जिसे लॉन्च किया गया है एनपीसीआई के द्वारा। अब नाम क्या बता रहा है? टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। तो सीधी सी बात है कि ये फिनटेक के मामले में जो है नवाचार या ब्रेक थ्रू, कुछ भी ऐसा इनोवेशन है ना, एक्सपेरिमेंट जो है उसे करने का काम कौन करेगी? एनपीसीआई टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फिनटेक क्या है। फिनटेक को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये डायग्राम है, जहां फिन यानी फिनेंस और टेक यानी टेक्नोलॉजी जुड़ जाए, वो क्या है? फिनटेक है। पहले तो वित्तीय लेन देन बड़े ही सरल पारंपरिक तरीकों से होता था, तकनीक का कोई ज्यादा लेना देना नहीं था। लेकिन दिन प्रतिदिन अब हम देख रहे हैं कि वित्तीय मामलों में तकनीक का महत्व बढ़ता जा रहा है, और उसका बड़ा सरल सा एग्जाम्पल है, आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि पर यूपीआई के माध्यम से जो लेन देन करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? वो फिनटेक का एग्जाम्पल है। आप लेन देन कर रहे हो वित्तीय, फिनेंस, और किसके माध्यम से कर रहे हो? क्या परंपरागत तौर पर बैंक में जा रहे हो, चेक दे रहे हो, उस तरह से लेन देन कर रहे हो? उत्तर है नहीं। आप लेन देन कर रहे हो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी आपके फोन पे ऐप है ना, प्लेटफॉर्म्स है जिनके माध्यम से आप अपनी अकाउंट की धनराशि को इधर से उधर भेज सकते हैं, धनराशि प्राप्त भी कर सकते हैं, या अन्य प्रकार के भुगतान भी कर सकते हैं, जैसे यूटिलिटी सर्विसेज के लिए बिल पेमेंट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भुगतान इत्यादि। हम सब किसके माध्यम से कर रहे हैं? तकनीक के माध्यम से कर रहे हैं। तो जहां फिनेंस, वित्त और तकनीक जुड़ जाए तो क्या बनता है? फिनटेक। तो ये जो एनपीसीआई की सब्सिडरी है जिसका नाम है एनपीसीआई टेक सॉल्यूशन लिमिटेड, ये सीधी सी बात है फिनटेक से जुड़े हुए जो नवाचार के मामले हैं, है ना, उनको लेकर जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी ब्रेक थ्रू इनोवेशन संभव है, उन सबको देखने का काम कौन करेगी? एनपीसीआई टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। अब मेरा एक प्रश्न है, क्या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पहली किसी सब्सिडरी को लॉन्च किया गया है, या इससे पहले भी कुछ सब्सिडरीज हैं? जरा सोचिए। जब हम ये पढ़ते हैं कि भारत की यूपीआई को वैश्विक स्तर पर स्वीकृति मिली है, तो ये काम कौन देखता है? एनपीसीआई देख रही है या उसकी कोई सहायक कंपनी है? जितना मुझे याद है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है ना, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, जिसे NIPL भी कहा जाता है, क्योंकि एनपीसीआई पूरा N में आ जाता है, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। इसके अलावा अगर आप लोगों को याद है तो एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड भी है, और एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत बिल पे लिमिटेड भी है। तो एनपीसीआई ने अलग अलग कार्य देखने के लिए अलग अलग सब्सिडरी समय समय पर बनाई है। उसी क्रम में फिनटेक इनोवेशन
को देखने के लिए, उसमें आगे काम करने के लिए एनपीसीआई टेक सॉल्यूशन लिमिटेड को लॉन्च किया गया है। तो प्रीलिम्स में पूछा जाए कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस मामले में काम करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही इसमें लिखा नहीं, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि एनपीसीआई ने एक नए इनिशिएटिव की शुरुआत की, और वो इनिशिएटिव क्या है कि अब एनपीसीआई है ना, उसके द्वारा यूपीआई शुरू किया गया। अच्छा, यूपीआई के माध्यम से जब आप लेन देन करते हो तो क्या डालना पड़ता है? आपको पिन डालना पड़ रहा है। 4 डिजिट 6 डिजिट पिन है जिसके माध्यम से हम लेन देन करते हैं। अब एनपीसीआई इस मामले में विचार कर रहा है कि जो आपकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, आपका जो चेहरे की पहचान है, उसी के माध्यम से पेमेंट हो जाए। अब आपको 4 या 6 डिजिट किसी भी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये बायोमेट्रिक्स जो है किससे लिंक होने चाहिए? आपके आधार से लिंक बायोमेट्रिक्स होनी चाहिए। यानी कि यूपीआई के माध्यम से जो लेन देन है उसे और बेहतर और त्वरित बनाने की दिशा में भी एनपीसीआई के द्वारा काम किया जा रहा है, इसकी भी घोषणा की गई है। साथ ही अगला एक इनिशिएटिव है या पहल है यूपीआई मल्टी सिग्नेटरी। अब आप सोचोगे कि भारी भारी शब्द है, यूपीआई का हम इतना इस्तेमाल करते हैं कि हम सबको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जरा सोचिए, आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है आपका यूपीआई, क्योंकि वहीं से पूरा लेन देन होता है। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आपके एक बैंक अकाउंट पर क्या अलग अलग डिवाइसेस पर, यानी मैं स्पेसिफिकली कहूं तो अलग अलग मोबाइल फोन पर, अलग अलग मोबाइल नंबर पर क्या अलग अलग यूपीआई काम कर सकते हैं? सोचना जरा। बिल्कुल नहीं कर सकते। आप देखोगे अगर एक बैंक अकाउंट है, अगर वो ज्वाइंट भी है, पति पत्नी दोनों के नाम है, पिता पुत्र पुत्री अगर दोनों के नाम है, ज्वाइंट है, लेकिन फिर भी उस अकाउंट पर एक नंबर एक डिवाइस से यूपीआई के माध्यम से लेन देन हो सकता है, दूसरे पर नहीं हो सकता। क्लियर है? इतना पता है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम मैंने तो अपने फोन पर यूपीआई गूगल पे पर भी यूज किया है, फोन पे पर भी यूज किया, पेटीएम पर भी यूज किया है। ये बात बिल्कुल सही है। एक मोबाइल फोन में अलग अलग एप्स में यूपीआई आईडीज काम करती हैं, लेकिन दूसरे मोबाइल नंबर डिवाइस में काम नहीं करेंगे। जो बैंक अकाउंट से प्राइमरी लिंक नंबर होता है उस पर आपका यूपीआई लेन देन व्यवस्था कार्य करती है। ऐसा करना स्वाभाविक भी था। क्यों? क्योंकि अगर मल्टीपल सिग्नेटरी या ज्वाइंट अकाउंट है, दोनों से लेन देन की परमिशन ली जाने लगी तो इसमें समय लगता, और यूपीआई लाने का उद्देश्य ये था कि स्पीडली रियल टाइम में लेन देन को संभव बनाया जा सके। लेकिन अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि जो ज्वाइंट अकाउंट्स हैं उनमें अगर 2 व्यक्ति के नाम है तो दोनों को ही उस अकाउंट से लिंक यूपीआई इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। इस दिशा में भी इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। इससे क्या होगा? कंपनी है, कंपनी का एक अकाउंट होता है, बहुत सारे लोग उस अकाउंट को यूज करते हैं, तो अगर यूपीआई से उसे अलग अलग नंबर से लिंक करने की सुविधा मिल जाए तो इससे क्या होगा? उस अकाउंट से आसानी से पेमेंट की जा सकेगी यूपीआई के द्वारा। तो इस व्यवस्था पर भी काम किया जा रहा है। साथ ही भारत कनेक्ट पर फोरस, भारत कनेक्ट कुछ और नहीं, जिसका नाम था भारत बिल पे, अभी मैंने बताया था। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म को यानी भारत कनेक्ट, जिसका पहले नाम था भारत बिल पे, उसे एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म, एफएक्स क्या है? फॉरेन करेंसी है ना, फॉरेक्स रिटेल प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है? ताकि खुदरा ग्राहकों को अगर जो है विदेशी मुद्रा प्राप्त करनी है, यूएसडी डॉलर प्राप्त करना है तो किया जा सके, अपने कार्ड को विदेशी मुद्रा से लोड करना है तो वो किया जा सके। इस तरह की इनिशिएटिव की घोषणा भी की गई है। और साथ ही यूपीआई के माध्यम से माइक्रो एटीएम से नगद निकासी, ये जो छोटी छोटी मशीन जिनमें कार्ड डलता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, आप खरीदारी करने जाते हैं तब देखी होंगी ना, कार्ड डालकर आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, उन्हीं को हम कहते हैं माइक्रो अकाउंट्स। तो अब इस प्रकार के डिवाइसेस या माइक्रो अकाउंट्स के माध्यम से जो है यूपीआई कैश पॉइंट्स पर नगद निकासी को सरल बनाया जाएगा, इसकी कोशिश भी की जा रही है। देखिए ध्यान रखना, इस प्रकार की पॉइंट ऑफ सेल मशीन या माइक्रो एटीएम से पैसा निकलता है तो परंपरागत एटीएम की तरह नहीं निकलता। एटीएम मशीन में पैसा होता है, आप कार्ड डालते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, पैसा आपके हाथ में आ जाता है। इन मशीन्स को बैंकिंग करोस्पोंडेंट, यानी आप एक व्यक्ति को लगा सकते हो जो ये सुविधा प्रदान कर रहा है बैंक के बिहाफ पर, वो अपने पास कैश रखता है और मशीन रखता है। उस मशीन में इंस्ट्रक्शन दी जाती है और जो इंस्ट्रक्शन आप देते हो उसके अनुरूप आपको कैश उसके द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा बैंकिंग करोस्पोंड के द्वारा
जो है आपको प्रदान कर दिया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब इतना डिटेल में भी यूपीएससी मेरे अनुमान में नहीं पूछने वाली है, तो सिंपली 5 बातें आपको पता होनी चाहिए। एक तो एनपीसीआई टैक्स सॉल्यूशन लिमिटेड को लॉन्च किया गया। यूपीआई मल्टी सिग्नेटरी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। भारत कनेक्ट पर फॉरेक्स यानी इस प्लेटफॉर्म को फॉरेक्स रिटेल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा ताकि फॉरेन करेंसी भी प्राप्त की जा सके और यूपीआई के माध्यम से माइक्रो एटीएम से नगद निकासी को आसान बनाया जाएगा। और साथ ही एक और जो है पहल मैंने आपको बताई थी कि फेशियल रिकॉग्निशन पहचान या बायोमेट्रिक्स के द्वारा यूपीआई लेन देन संभव बनाया जाएगा। ये इनिशिएटिव भी है जिसकी घोषणा की गई है। तो ये सारी महत्वपूर्ण पहलें हैं जिनकी शुरुआत की बात की गई है। अब एनपीसीआई या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर मैं बताऊं तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि रिटेल यानी जो छोटी छोटी भुगतान होते हैं, उन भुगतान या निपटान प्रणालियों को देखने के लिए भारत में अगर कोई जिम्मेदार है तो कौन है? एनपीसीआई। कभी पूछा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है। एनपीसीआई क्या है? क्या ये प्रॉफिट के लिए काम करती है? नहीं, ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? आरबीआई और भारतीय बैंक संघ के द्वारा। और कहां से शक्ति लेकर की गई? भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत जो है एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यानी आरबीआई और आईबीए के सहयोग से भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत एनपीसीआई को खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली की देखरेख के लिए एक शीर्ष संस्था के तौर पर स्थापित किया गया। तो बिल्कुल सरल सी इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल है, जो आपको ध्यान में रखनी है। और एनपीसीआई ने अपने कार्य को बखूबी निभाया है। रुपए भुगतान प्रणाली को शुरू करना, यूपीआई को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? एनपीसीआई को जाता है। अच्छा, फास्टैग के माध्यम से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को संभव बनाया। किसने कोशिश की? एनपीसीआई ने। अच्छा, आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, मैंने आपको पैसे भेजे त्वरित उसी समय आपके पास चले गए। इमीडिएट पेमेंट जो है सर्विस सिस्टम को डेवलप करने का श्रेय एनपीसीआई को जाता है। आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम ना NACH यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग जो है हाउस। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं जो एनपीसीआई के हैं। और साथ ही नेशनल फिनेंशियल स्विच, ये क्या है? नेशनल फिनेंशियल स्विच क्या करता है कभी पूछा जाए? ये बेसिकली बैंक्स का एक नेटवर्क है, बैंक्स एटीएम्स का एक नेटवर्क है। ये बैंक्स एटीएम का नेटवर्क क्या करता है? अगर इस प्रकार का नेटवर्क ना हो तो एक ग्राहक अपने ही बैंक के एटीएम से जो है एटीएम जो भी सुविधा प्रदान करता है उसका लाभ ले सकता है। लेकिन ये जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, इसके माध्यम से अब ये संभव हो पाया कि किसी भी बैंक का ग्राहक किसी भी अन्य बैंक के एटीएम से मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है। तो ये भी पूछा जा सकता है और पहले पूछा भी गया है कि एनपीसीआई के द्वारा किस किस प्रकार के इनिशिएटिव्स की शुरुआत की गई है। ये भी यूपीएससी ने विगत वर्ष में पूछा है कि एनपीसीआई की व्यवस्था क्या है, किस अधिनियम के तहत किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से एनपीसीआई की जो नई पहलें हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ट्रेडिशनली एनपीसीआई क्या है, क्या करती है और अब तक एनपीसीआई के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं उनके बारे में जानना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि मैंने कोशिश की कि मैं आपको एनपीसीआई की सब्सिडरीज के बारे में बताऊं, लेकिन फिर भी मेरा प्रश्न आप लोगों से है, आप मुझे बताएंगे कि एनपीसीआई की कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं और वो क्या क्या काम करती हैं। हमने यूपीआई के बारे में बात की, तो आप मुझे बताएंगे कि भारत का जो यूपीआई फिनटेक है, क्योंकि फाइनेंशियल जो है हम कहेंगे टेक्नोलॉजी है, इसे वैश्विक स्तर पर किन किन देशों के द्वारा स्वीकार किया गया है। और साथ ही आप मुझे बताएंगे नहीं बल्कि घर पर बैठकर विचार करेंगे और सोचेंगे, विचार करते हुए इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे कि क्या वास्तव में एक बैंक अकाउंट से जो हम यूपीआई आईडीज बनाते हैं वो मल्टीपल डिवाइसेस और नंबर पर बन सकती है। जरा इसका उत्तर भी खोजने की कोशिश करना। कई बार हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन मूलभूत बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के तीसरे न्यूज आर्टिकल को। ये न्यूज आर्टिकल भी मोटा मोटा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 से ही जुड़ा हुआ है।
एक्चुअली ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, है ना, तो गिफ्ट सिटी IFSC गिफ्ट सिटी गुजरात, यहां पर क्या है, इंटरनेशनल फिनेंस सर्विस सेंटर। तो इस गिफ्ट IFSC में किसकी शुरुआत की घोषणा की गई है, विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली, फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम के शुभारंभ की घोषणा की गई है, जिसके चलते हम इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल फिनेंस सर्विस सेंटर क्या है ना, फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम क्या है, गिफ्ट सिटी क्या है, इन सारी बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी जो वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा, जब ये लॉन्च किया उसी समय उन्होंने ये भी कहा कि ये जो फिनेंशियल टेक्नोलॉजी है ना, ये जो फिनटेक है, इसने वित्त को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, लोकतांत्रिक कर दिया है, क्योंकि अब दूर दराज बैठे लोग अपने घर से ही वित्तीय सेवाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फिनटेक के मामले में भारत की प्रगति काफी अच्छी है। कहीं आपको आंकड़ा लिखना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि फिनटेक कंपनीज के मामले में, फिनटेक कंपनी क्या है, पेटीएम क्या है, फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। यूपीआई क्या है, जो है फिनटेक का एग्जांपल है। अच्छा, गूगल पे, अच्छा फोन पे, ये सारी कंपनीज क्या है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सब क्या है, फिनटेक का एग्जाम्पल है। तो उन्होंने ये भी कहा कि फिनटेक कंपनीज के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वैश्विक स्तर पर रियल टाइम में जो डिजिटल लेन देन होते हैं, तो वैश्विक स्तर पर ऐसे जितने लेन देन होते हैं उसका लगभग 50% के आसपास कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत में फिनटेक को पॉपुलर बनाने में सरकार की भी भूमिका रही है, क्योंकि सरकार ने इस क्षेत्र को नर्चर करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये पूरा डेवलपमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं गिफ्ट इंटरनेशनल फिनेंस सर्विस सेंटर के बारे में, जहां पर हमने विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली का शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए एक दो बातें और देख लेते हैं। विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली के शुभारंभ के साथ ही गिफ्ट अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र विश्व के उन चुनिंदा वित्तीय केंद्रों में से हो गया जिनके पास स्थानीय स्तर पर विदेशी मुद्रा लेन देन का निपटान करने की सुविधा है, जैसे हांगकांग या टोक्यो इत्यादि। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू है न्यूज का कि गिफ्ट इंटरनेशनल फिनेंस सर्विस सेंटर में हमने किसकी शुरुआत की घोषणा की है, फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत की घोषणा की है। अभी फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो क्या करता है, ये जो है बेसिकली विदेशी मुद्रा के लेन देन को स्थानीय स्तर पर निपटाने की सुविधा प्रदान करता है। और ये सुविधा कुछ ही वित्तीय केंद्रों के पास है, जैसे हांगकांग या टोक्यो। अब भारत भी इस प्रकार के वित्तीय केंद्रों की सूची में आ गया है। चलिए आगे हम अब जो है डिटेल में बात करेंगे कि आखिर विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली है क्या। लेकिन उससे पहले गिफ्ट सिटी IFSC यानी इंटरनेशनल फिनेंस सर्विस सेंटर में इसकी स्थापना की गई है। तो पहले इसके बारे में देख लेते, फिर हम देखेंगे कि आखिर ये फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है क्या। ठीक है, चलिए सबसे पहले गिफ्ट सिटी हमें पता है गुजरात गांधीनगर, ये भारत का पहला जो है फंक्शनल स्मार्ट शहर है ना। और साथ ही यहां पर क्या स्थित है, इंटरनेशनल वित्तीय सेवा केंद्र। इंटरनेशनल वित्तीय सेवा केंद्र क्या करता है, ये वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का काम करता है। ऑनशोर भारत के भीतर और ऑफशोर भारत के बाहर भी वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का काम करता है। इसको बहुत सारी टैक्स इत्यादि के मामले में रिलैक्सेशन सरकार के द्वारा दिया गया है, ताकि प्रतिस्पर्धी ढंग से ये वित्तीय सेवाएं प्रदान कर पाए। और इस तरह का पहला फाइनेंशियल सेंटर भारत में स्थापित किया गया है। इसे ग्लोबल फाइनेंशियल बिजनेस सेंटर का नाम भी दिया जा सकता है। कंपनीज इत्यादि को विदेशी मुद्रा चाहिए, विदेशी मुद्राओं में लेन देन कर रहा है, विदेशी स्टॉक्स इत्यादि चाहिए, तो ये सारे प्रकार की सुविधाएं कहाँ मिलती हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में मिल जाती है। क्लियर है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है जिसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा
केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत की गई थी। ये इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर जो सारे काम करता है, इसके तहत जो जो वित्तीय सुविधाएं दी जाती हैं, वित्तीय उत्पाद दिए जा रहे हैं, सेवाएं दी जा रही हैं, और जो जो संस्था यहाँ पर वित्तीय सेवाएं देने का काम करती हैं, उन सबको रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो इसे 2020 में स्थापित किया गया था और ये सारी व्यवस्था देखने के लिए एकीकृत प्राधिकरण है और इसका मुख्यालय कहाँ है? गिफ्ट सिटी में है। सबसे पहले हमने ये देखा कि देखिए गिफ्ट सिटी के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस जो है सेंटर में कुछ नया इनिशिएटिव शुरू किया गया। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर गिफ्ट सिटी क्या है। तो फंक्शनल स्मार्ट सिटी है। क्यों जानी जा रही है? क्योंकि स्मार्ट सिटी में हमने किसकी स्थापना की है? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर की। यानी मान लीजिए कि एक क्षेत्र है जहां पर जो है अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेन देन प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अच्छा, देश के भीतर की भी और अंतरराष्ट्रीय प्रकार की सेवाएं भी दी जाती है। इसे हम डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर टैक्स इत्यादि को लेकर छूट है ताकि इन सेवाओं को वो बेहतर ढंग से प्रदान कर पाए। अच्छा, एक हम सेंटर डेवलप करते हैं तो क्या होता है कि बाहर के भी बहुत सारे सेंटर्स जो हैं, है ना, वो भी हमारे यहाँ अट्रैक्ट होते हैं और पूरा फाइनेंशियल हब के तौर पर हमारा IFSC डेवलप हो रहा है। और IFSC में जो भी होता है उसको कौन देखता है? IFSCA और लगा दो आगे अथॉरिटी, जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी। तो इतनी सरल सी ये जानकारी है जो हमें काफी परेशान करती है। अब अगली बात कि गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर में हमने फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सर्विस की शुरुआत की है। अब ये फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सर्विस क्या है? देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम बात करते हैं फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। देखिए, इस गिफ्ट सिटी के IFSC के माध्यम से जो सेंटर है उसके माध्यम से पहले अगर विदेशी मुद्रा में कोई लेन देन करना होता था तो प्रक्रिया काफी लंबी, काफी समय लेने वाली, काफी महंगी थी। और इस प्रक्रिया में जो कोरोस्पोंडेंट बैंक हैं उनकी भी सहायता ली जाती थी, यानी मध्यस्थों की भी सहायता ली जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है, यहाँ पर कोई बैंकिंग यूनिट है ना, जिसे हम जो है IBU कहेंगे। IFSC में कोई बैंकिंग यूनिट है तो उसे हम क्या कहेंगे? IBU। I मतलब IBFC का I और बैंकिंग यूनिट। अब ये बैंकिंग यूनिट को मान लीजिए USA में किसी के पास पैसे भेजने हैं, तो पैसे कैसे भेजे जाएंगे? पहले इस बैंकिंग यूनिट का एक अकाउंट USA के किसी बैंक में, मान लीजिए USA का कोई भी X बैंक है उसमें होगा। इस अकाउंट को हम क्या कहते हैं? नोस्ट्रो अकाउंट, यानी हमारा अकाउंट आपके यहाँ। तो ये जो बैंकिंग यूनिट है अपना अकाउंट कहाँ खोलेगी? USA के किसी बैंक में खोलेगी। और ये अकाउंट किस करेंसी में होगा? जिस देश में खोला जाता है उसकी लोकल करेंसी यानी डॉलर में होगा। अच्छा, यहां से यहां पैसे जाएंगे और यहां से फिर जिस व्यक्ति को, जिस संस्था को भुगतान करना था उसको धन प्राप्त होगा। कई बार ये प्रक्रिया सीधे बैंकों के बीच भी संपादित नहीं हो पाती, कुछ और मध्यस्थों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा भारत और अमेरिका का टाइम जोन क्या सेम है? छुट्टियों के दिन क्या सेम है? नहीं। तो कई बार टाइम जोन अलग होने के चलते, हॉलिडेज के चलते, बहुत सारी मध्यस्थ जो है संस्थाओं की भूमिका के चलते, और जो भूमिका देता है, जो वित्तीय सेवा देगा, कुछ भी करेगा, वो आपसे शुल्क लेगा। समय भी बढ़ जाता था और फंड ट्रांसफर की लागत भी बढ़ जाती थी। ये है परंपरागत तरीका। और अनुमान है कि इस तरीके से फंड ट्रांसफर में कई मामलों में 36 घंटे से भी ज्यादा का समय लग रहा था। अब हमने क्या किया कि ये जो मध्यस्थ की व्यवस्था थी इसे समाप्त कर दिया, है ना, यहाँ पर दिया भी गया है। उद्देश्य क्या है? विदेशी मुद्रा लेन देन को पारंपरिक कोरोस्पोंडेंट बैंकिंग रूट, जो मैंने अभी बताया, कि बजाय स्थानीय रूप से निपटाने में सक्षम बनाएगा। यह प्रणाली प्रारंभ में अमेरिकी डॉलर में किए गए लेन देन का निपटान करेगी तथा समय के साथ इसमें अन्य मुद्राओं को भी शामिल किया जाएगा। अब इतना लंबा जो नेटवर्क है वो नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही विदेशी मुद्राओं में लेन देन को संपादित
किया जा सकेगा। इसी को क्या नाम दिया गया? फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। क्लियर है? पहले इतना नेटवर्क यूज होता था, अब डायरेक्ट उसका निपटान कर दिया जाएगा। अब और कोरस्पोंडेंट बैंक इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये है फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। अभी सिर्फ एक करेंसी के लिए शुरू किया है, ध्यान रखना, डॉलर के लिए। आगे आगे और भी करेंसी को इसमें शामिल किया जाएगा। अब ये जो फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है, इसकी देखरेख कौन करेगा और इसका संचालन कौन करेगा? बिल्कुल तथ्यात्मक जानकारी है। तो अभी हमने पढ़ा था इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी। तो इस कार्य के लिए किसे अधिकृत किया गया है? IFSCA को। और किस एक्ट के तहत ये शुरू किया गया है? वही भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? CCIL IFSC। अब ये CCIL क्या है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर, इसके द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। तो ये सिंपल सी पूरी न्यूज है। तो न्यूज को जब पढ़ो तो फ्लो में पढ़ो कि सबसे पहले फिनेंशियल जो है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर गिफ्ट सिटी में है, वहीं पर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, वो है फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले पता होना चाहिए गिफ्ट सिटी क्या है और गिफ्ट सिटी में IFSC क्या करता है। अच्छा, उसके बाद समझने की कोशिश करो कि जो फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है ये कैसे कार्य कर रहा था, पहले कैसे सेटलमेंट हो रहा था, अब ये व्यवस्था को कैसे सिंप्लीफाइड करेगा और इस व्यवस्था को किस एक्ट के तहत किसके द्वारा देखा जाएगा और इसका संचालन कौन करेगा। तो ये जो व्यवस्था है इसका लाभ क्या होगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि रियल टाइम या बिना ज्यादा समय गवाए जो लेन देन है उसका सेटलमेंट हो जाएगा। लेन देन का सेटलमेंट क्या होता है? मैंने आपको पैसे भेजे, आप तक जब पैसे पहुंच गए तो मतलब सेटलमेंट हो गया। एक तो हो सकता है कम से कम समय में पहुंच जाए। जरा सोचिए, पहले वाली व्यवस्था में क्या हो रहा था, जब कोरोस्पोंडेंट बैंकिंग रूट यानी भारत का जो बैंकिंग यूनिट है, जो अमेरिका की या किसी भी देश की बैंकिंग जो यूनिट है उसमें उसका नोस्ट्रो अकाउंट था, वहां पैसे भेज रही थी और भी मध्यस्थों का इस्तेमाल हो रहा था, तब कहीं पैसे दिए जा रहे थे। तो इस रूट के जरिए जो है लेन देन निपटान करने में 36 से 48 घंटे का समय लग जाता था। तो ये समय बहुत ही ज्यादा है, फीस भी बढ़ जाती थी, समय भी बहुत लगता था। अब जो नया फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम है इन कमियों को दूर करेगा, लागत भी कम होगी और सेटलमेंट का टाइम भी कम होगा। क्लियर है? तो ये आर्टिकल भी पूरी तरह से प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। आपको पता होना चाहिए कि जो है फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम की शुरुआत कहाँ की गई है, किस किस करेंसी में की गई है, ये सेटलमेंट सिस्टम क्या करेगा और साथ इसकी शुरुआत कौन करता है और किस एक्ट के माध्यम से होती है। ये सारी जानकारी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। आज की जो अधिकांश प्रमुख खबरों के आर्टिकल हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? वो प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े हुए हैं। जैसे अगले न्यूज आर्टिकल की मैं बात करूं तो एंडेंजर्ड जो है प्रजातियों का संरक्षण, जो एंडेंजर्ड हमारी प्रजातियां हैं, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ये खबर चर्चा में इसलिए है कि तमिलनाडु राज्य के द्वारा 4 जो है कम ज्ञात एंडेंजर्ड प्रकार की या संकट प्रकार की या संकटाग्रस्त प्रकार की प्रजातियां हैं, उनके संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और ये प्रजातियां कौन सी है? लायन टील्ड मकाक, मद्रास हेजहोग, स्ट्राइप्ड हाइना और हम्प हेडेड महाशीर मछली इन 4 प्रजातियों की सूची में शामिल है, जिसके चलते हम प्रजातियों के संरक्षण की बात कर रहे हैं और प्रमुखतः एंडेंजर्ड प्रकार की प्रजातियों के संरक्षण की बात कर रहे हैं। और हमें पता है कि अगर कोई टॉपिक प्रजातियों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है तो मतलब मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो GS पेपर 3 और प्रारंभिक परीक्षा में भी जैव विविधता पर्यावरण टॉपिक से ये संबंधित है। इसमें जो अधिकांश जानकारी है, फिर से मैं कहूंगी कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए हम देखते हैं कि तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा क्या इससे पहले भी जैव विविधता के संरक्षण के लिए कुछ इनिशिएटिव्स कुछ पहले शुरू की गई है। तो उत्तर है हाँ।
पाक की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करना, कडवोड सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य की जो है व्यवस्था करना और प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, ये सारी ऐसी पहलें हैं जो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा जैव विविधता संरक्षण हेतु शुरू की गई है। और राज्य सरकार का यह कदम किस लक्ष्य को पूरा करता है या किस लक्ष्य के अनुरूप है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के 30x30 लक्ष्यों के भी अनुरूप है। एक्चुअली 2022-23 के आसपास जो है हमारा कन्वेंशन यानी जैव विविधता पर हमारा अभिशमय है, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो 2022 में इस कन्वेंशन के सदस्य राष्ट्रों के बीच एक जो है सम्मेलन होता है, जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। और बायोडाइवर्सिटी के लिए ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन सी थी? 15वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इस कोप में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें एक निर्णय ये था कि 2030 तक जैव विविधता को जो नुकसान हो रहा है उसे रोक देना है और साथ ही जो नुकसान हुआ है उसे रिवर्स करना है, यानी जैव विविधता के मामले में प्रजातियों की स्थिति को हमें सुधारना है। साथ ही यहाँ पर 30x30 लक्ष्य भी रखा गया कि मतलब एटलीस्ट हम कोशिश करें कि जल और भूमि दोनों का 30% क्षेत्र गंभीर प्रकार के संरक्षण कार्यक्रमों के तहत आए। तो राज्य सरकार अगर इस प्रकार की कोशिश कर रही है, जैसा कि अभी हमने देखा जो नया इनिशिएटिव है, यानी कुछ प्रजातियों के संरक्षण की कोशिश की जा रही है, वित्त की व्यवस्था की जा रही है, ये सारे कदम इस प्रकार के लक्ष्यों के अनुरूप है। तो ये था इस टॉपिक का या इस न्यूज आर्टिकल का समग्र। अब हम बात करते हैं तथ्यात्मक जानकारी के बारे में कि देखिए, अगर कुछ प्रजातियां चर्चा में रहती हैं तो आपको यूपीएससी पीवाईक्यू पैटर्न पता है, तो ये बात स्पष्ट होगी कि प्रजातियों की जो है संरक्षण की स्थिति क्या है, प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं, प्रजातियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, इस पर आधारित प्रश्न यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। तो उसी अनुरूप हम इस सारी जानकारी को अप्रोच करेंगे। स्टेट पीसीएस में भी इस जानकारी आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लॉयन टेल्ड मकाक की। आईयूसीएन की रेड लिस्ट हमें पता है, जिसमें प्रजातियों को अलग अलग स्थिति प्रदान की जाती है। ये स्थिति इस आधार पर प्रदान की जाती है कि उन प्रजातियों की अभी कितनी संख्या बाकी है, कितनी तेजी से वो कम हो रही है, कितना उन पर संकट है। इन सब के आधार पर जो प्रजातियां हैं उन्हें हम एक्सटिंक्ट यानी जो विलुप्त हो चुकी हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, लिस्ट कंसर्न, नियर थ्रेटन्ड, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले लॉयन टेल्ड मकाक क्या है? एंडेंजर्ड की स्थिति में है। साइट्स सूची, साइट्स क्या है? ये कन्वेंशन है जो बेसिकली जो प्रजातियां हैं, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनके व्यापार को लेकर व्यवस्था किसके तहत की गई है? साइट्स के तहत की गई है। साइट्स में 3 प्रकार की हमें अपेंडिक्स या जो है परिशिष्ट देखने को मिलती है। पहली परिशिष्ट या मैं कहूँ पहली सूची या पहली अपेंडिक्स किस बारे में बात करती है? उन प्रजातियों के बारे में जिनके संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता है। तो साइट्स की परिशिष्ट 1 में वो प्रजातियां शामिल हैं जिनका व्यापार कोई अगर बहुत ही अलग रिक्वायरमेंट है तो किया जा सकता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जा सकता है, कमर्शियल उद्देश्यों के लिए प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है ताकि प्रजातियों का संरक्षण संभव हो पाए। यहीं पर हम देख लेते हैं परिशिष्ट 2 या अपेंडिक्स 2 क्या कहती है। देखिए, इन प्रजातियों पर भी संकट होता है इस लिस्ट में जो प्रजातियां शामिल है, लेकिन उतना नहीं जितना परिशिष्ट 1 की प्रजातियों पर होता है। तो साइट्स क्या व्यवस्था करता है कि इनका व्यापार तो हो लेकिन कंट्रोल्ड माहौल में हो ताकि इन प्रजातियों पर भी भविष्य में संकट ना आए। और तीसरी है परिशिष्ट 3। परिशिष्ट 3 में ऐसी प्रजातियां शामिल होती हैं जिनको शामिल करने की रिक्वेस्ट किसी मेंबर कंट्री के द्वारा की जाती है। अगर किसी मेंबर कंट्री को लग रहा है, सदस्य राष्ट्र को लग रहा है कि उस प्रजाति का गैर कानूनी ढंग से जो है व्यापार हो रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है। अब अगर वो प्रजाति परिशिष्ट 3 में चली जाती है तो मतलब अन्य राष्ट्र भी उस मामले में जिस देश की रिक्वेस्ट थी उस देश की सहायता करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आईयूसीएन की रेड लिस्ट प्रजाति का स्टेटस पता होना चाहिए। इस लिस्ट में क्या है, साइट्स की कौन सी परिशिष्ट में वो शामिल है, और साथ ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इस एक्ट के तहत पहले लगभग
हमारे यहाँ 6 लिस्ट थी। 2022-23 के अमेंडमेंट के माध्यम से इन लिस्ट को हमने 4 तक सीमित कर दिया। लिस्ट 1 में हम उन प्रजातियों को शामिल करते हैं जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिनका संरक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे ब्लैक बक, स्नो लेपर्ड इत्यादि। अगर इन प्रजातियों का कोई शिकार करता है, कोई नुकसान पहुंचाता है, तो दंड अत्यधिक हार्श प्रकार का होता है। सूची 2 में वो प्रजातियां शामिल होती हैं जिनका भी काफी गंभीर प्रकार से संरक्षण करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस जो सूची है उसमें शामिल प्रजातियों के संदर्भ में अगर कोई शिकार करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो सजा प्रावधान उतने हार्श नहीं होते जितना सूची 1 के मामले में होते हैं। नए अमेंडमेंट के बाद जो सूची 3 है उसे खाली रखा गया है, उसमें अभी किसी प्रजाति को शामिल नहीं किया गया है। और सूची 4 में साइट्स है ना, साइट्स जिसकी हमने बात की थी, साइट्स की 3 सूचियां हैं, परिशिष्ट है 1, 2 और 3। इन परिशिष्ट में जो प्रजातियां शामिल हैं उनको शामिल किया जाता है ताकि साइट्स के जो नियम हैं उनके तहत हम अपने घरेलू कानूनों को भी बेहतर बना पाएं। तो जो सूची 4 है उसमें साइट्स की जो प्रजातियां हैं, फ्लोरा और फोना की, उनको इंक्लूड किया जाता है। तो अगर मैं लाइन टेल्ड मकाक की बात करूं तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है। दूसरा, साइट्स की सूची में परिशिष्ट 1 में शामिल है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 और 4 में सूचीबद्ध। अब 1 और 4 में क्यों हो गया? 1 में तो शामिल है ही है, अगर साइट्स की सूची में भी शामिल है तो वो 4 में भी शामिल हो जाएगा। अच्छा, स्थानिक यानी ये प्रजातियां सिर्फ इसी क्षेत्र में पाई जाती, किसी और क्षेत्र में नहीं पाई जाती। तो अगर लाइन टेल्ड मकाक की मैं बात करूं तो पश्चिमी घाट, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक क्षेत्र आता है, वहां पर लायन टेल्ड मकाक भारत में देखने को मिलता है। साथ ही इसका विवरण हमने जो ऊपर चीजें देखी उसके विवरण में आगे इसको मुख्य खतरे क्या है? कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, शहरीकरण, खनन, ये जो विकासात्मक गतिविधियां हैं पश्चिमी घाट क्षेत्र में, ये लाइन टेल्ड मकाक को नुकसान पहुंचा रही है। और वर्षावन के खंडित होने से, यानी जब आवास का विखंडन होता है तो इससे भी ये प्रभावित हो जाते हैं। तो लायन टेल्ड मकाक के बारे में जो बातें आपको पता होनी चाहिए, आईयूसीएन की लिस्ट में वो एंडेंजर्ड है, साइट्स की सूची 1 में शामिल है, साथ ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की सूची 1 और 4 दोनों में शामिल है, मुख्यतः पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाया जाता है, विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों से इसको खतरा है। दूसरी जो प्रजाति है वो है मद्रास या बेयर बेलिड हेजहोग। ये रेड लिस्ट में कहां है? लिस्ट कंसर्न, यानी इसको उतना खतरा नहीं है, साइट्स की सूची में से शामिल किया ही नहीं गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची 2 में से शामिल किया गया है, यानी इसके संरक्षण की तो हम कोशिश करें, लेकिन सजा प्रावधान उतने कठोर नहीं है जितना सूची 1 में होते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? लगभग आप देखोगे कि भारत में ये पाया जाता है। अब इसके समक्ष खतरे क्या है? एक तो इसे पालतू बनाने की कोशिश की जाती है, अवैध व्यापार इत्यादि हो रहा है, या जंगलों से लकड़ी काटना, ये सारी गतिविधियां हैं जो इनके अस्तित्व को संकट में डाल रही है। इनके बारे में जो रोचक तथ्य है वो देखना, इसे स्थानीय रूप से कांटेदार चूहा या हॉर्नी रैट के रूप में भी जाना जाता है, और ये निशाचर प्रजाति है जो अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखिए, एक सुझाव यहां पर है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सुझाव ये है, हमने देखा लायन टेल्ड मकाक एंडेंजर्ड है, आप देखोगे लिस्ट में काफी जहां संरक्षण की कोशिश की जाती है उन लिस्ट में ये शामिल है, लेकिन बेयर बेलिड हेजहोग की बात की जाए तो ये उतना ज्यादा संकटग्रस्त नहीं है, यानी ये लिस्ट कंसर्न है, इसलिए आप देखोगे कि साइट्स की सूची में से शामिल नहीं किया, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की भी सूची 2 में शामिल है। मतलब अगर आप दिमाग में एक छवि बनाते हो कि ये अधिक संकटग्रस्त है, ये तुलनात्मक रूप से कम संकटग्रस्त है, मतलब ये जो सूची भी होंगी, चाहे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं मैं, चाहे साइट्स की सूची की बात करूं, ये समझ में आता है कि जो लिस्ट कंसर्न है वो तुलनात्मक रूप से नीचे वाली सूचीज में होगा, जहां पर संरक्षण की जो कोशिश है उतनी कठोर नहीं होती जितना साइट्स की जो परिशिष्ट 1 है या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की सूची 1 है उसमें है। साथ ही अगर किसी प्रजाति का कोई विशेष व्यवहार है, जैसे यहां पर हेजहॉग के मामले में देखा निशाचर है, इसे कांटेदार चूहा भी कहा जाता है, तो ये रेयर फैक्ट भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरी है स्ट्राइप्ड हाइना,
क्या है, नियर थ्रेटन्ड है ये, है ना। परिशिष्ट 3 में शामिल है, यानी राष्ट्र विशेष के द्वारा इसके संरक्षण के लिए साइट्स में रिक्वेस्ट की गई। और वैसे देखा जाए तो अनुसूची 1 और 4 में शामिल है किसकी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की। ये बहुत सारे देशों में पाया जाता है, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, पाकिस्तान और भारत। इसके अलावा प्रताड़ना, है ना, अन्य बड़े मांसाहारी जीवों की कमी के कारण पालतू या जंगली मृत जीवों की घटती उपलब्धता, मांस स्रोत कम हो रहा है, तो इससे भी इनका पोषण प्रभावित होता है। अच्छा, इनके मामले में एक बात कही जाती है, जैसे आपने गिद्ध के संदर्भ में सुनी होगी कि इन्हें प्राकृतिक स्क्वेंजर कहा जाता है, जो प्राकृतिक तौर पर क्लीन करने का काम करते हैं। जो बीमारियों, अगर ये प्राकृतिक स्क्वेंजर है, मृत जो जीव हैं, अगर उनका ये जो है उनको अपना आहार बनाते हैं, तो बेसिकली बीमारियां फैलने के संकट को भी ये कम करते हैं। लेकिन एक चिंता की बात है, मुद्दुमुलाई टाइगर रिजर्व में इनकी संख्या जो पहले अच्छी खासी थी, अब वो तेजी से घट रही है। तो ये रेयर फैक्ट है, ये प्राकृतिक स्क्वेंजर है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी साइट्स, IUCN की रेड लिस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में क्या स्टेटस है वो भी देखना है। और इसी के साथ हैम्प हेडेड महाशीर मछली, ये सबसे ज्यादा संकटग्रस्त है क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साइट्स की सूची में शामिल नहीं है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में भी कुछ बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती। ये भारत में कहाँ, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यानी प्रमुखतः आप दिमाग में छवि बनाओगे कि दक्षिण के राज्यों में ये पाई जाती है। क्यों इस मछली को नुकसान हो रहा है, बांध के चलते, है ना। मत्स्य जो गतिविधियां हैं या आक्रामक इन्वेसिव प्रजातियां जो कहीं भी जाकर तेजी से फैल जाती है, अनुकूलन कर लेती है और स्थानीय प्रजातियों को संकट पहुंचाती है। तो आक्रामक प्रजातियां, मत्स्य गतिविधियां, बांध बनाना सब है जो मछली की इस प्रजाति को प्रभावित कर रहा है। ध्यान रखना, इसे कावेरी का बाघ भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह पकड़े जाने पर छूटने के लिए जोरदार संघर्ष करती है। तो ये जो दिलेरी का व्यवहार है, इसी के चलते से कावेरी का बाघ कहा जाता है। तो मतलब प्रजातियों के संरक्षण की क्या स्थिति है, किन गतिविधियों के चलते उनको खतरा है, और साथ ही उनके बारे में कुछ रेयर फैक्ट है तो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे कावेरी का बाघ कहा जाता है, 3-4 प्रजातियों का नाम लिख दिया जाएगा। अच्छा, साथ ही लॉयन टेल्ड मकाक, है ना, उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। बेयर बेलिड हेजहोग, कांटेदार चूहे के रूप में जाना जाता है या नहीं। अच्छा, स्ट्राइप्ड हाइना को प्राकृतिक स्क्वेंजर या प्राकृतिक रूप से सफाई करने वाला कहा जाता है या नहीं। इस प्रकार के तथ्य प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो ये जो आर्टिकल है प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो तथ्यात्मक जानकारी दी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। याद तो करना ही है, लेकिन समझने से थोड़ी मदद मिल जाएगी। आज का हमारा अंतिम प्रमुख न्यूज आर्टिकल जुड़ा हुआ है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से। एक्चुअल में 2025 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई और ये पुरस्कार USA के 3 वैज्ञानिकों, किन किन को, जॉन क्लार्क, मिशेल H. डेवोरेट और जॉन M. मार्टिनेस को क्वांटम गुणों की पहचान करने के लिए दिया गया। टॉपिक किससे जुड़ा हुआ है, GS पेपर 3, जिसमें हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। ये आर्टिकल भी आप देखोगे प्रमुखतः प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में खोज के लिए दिया गया ये पूछा जा सकता है। सामान्यतः पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर UPSC चाहे तो थोड़ा डिटेल में जाकर ये जो क्वांटम खोज की गई है या क्वांटम गुणों की पहचान की गई है, इसके बारे में भी स्टेटमेंट बनाई जा सकती है। और किसको ये पुरस्कार दिया गया, ये प्रश्न UPSC सामान्यतः पूछेगी, इसकी संभावना कम हो जाती है। स्टेट PCS इत्यादि में पूछा जा सकता है। तो अभी हमने देखा कि USA के 3 वैज्ञानिकों को क्वांटम गुणों की पहचान के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पुरस्कार क्यों मिला। इससे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्वांटम होता क्या है। देखिए, किसी भी चीज की सबसे छोटी इकाई जिसे गिना या मापा जा सकता है, लेकिन जिसे आगे विखंडित नहीं किया जा सकता, उसे हम क्वांटम के नाम से जानते हैं। सब बेसिक सबने पढ़ा होगा।
जैसे प्रकाश के मामले में फोटोन किसका काम करता है, क्वांटम का काम करता है। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या करती है, क्वांटम मैकेनिक्स कुछ और नहीं बल्कि ये जो क्वांटम है इनके व्यवहार के अध्ययन, व्यवहार में किस प्रकार का बदलाव, इन सारी चीजों के अध्ययन का काम क्वांटम मैकेनिक्स करती है। और प्रमुखतः जो क्वांटम है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम है, तो ये देखा गया है कि ये जो क्वांटम है ये पार्टिकल का व्यवहार भी करते हैं और ये वेव यानी एक तरंग का व्यवहार भी करते हैं। तो पार्टिकल वेव जो ड्युअलिटी है या जो द्वैतता है, इस मामले में भी अध्ययन का काम कौन करता है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये जो नई डिस्कवरी है, डिस्कवरी काफी पुरानी है, बेसिकली नई इसलिए क्योंकि फिर से चर्चा में आ गई। इस डिस्कवरी के लिए यूएसए के 3 जो है वैज्ञानिकों को भौतिकी नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये जो डिस्कवरी है ये कुछ और नहीं, या ये जो नोबेल पुरस्कार मिला है ये इसी प्रकार के क्वांटम गुणों के अध्ययन को लेकर मिला है। ठीक है, तो बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लियर हुआ कि क्वांटम क्या है और क्वांटम मैकेनिक्स किस बारे में बात करता है। चलिए अब हम बात करते हैं ये जो पुरस्कार मिला है आखिर किस खोज के चलते मिला है। भौतिकी में एक ये बड़ा प्रश्न रहता है कि किस अधिकतम आकार की प्रणाली में क्वांटम गुण प्रदर्शित किए जा सकते। मैंने कहा सबसे छोटी इकाई जिसे आगे विखंडित ना किया जा सके, तो ये इकाई किस स्तर की हो सकती है। तो भौतिकी में सामान्यतः इस बात पर सहमति बनती है कि यह इकाई एटॉमिक और सब एटॉमिक स्तरों तक सीमित रहती है और इस स्तर की जो इकाई है वो क्वांटम का गुण प्रदर्शित करती है, ऐसा एक आम समझ है। लेकिन इन पुरस्कार विजेता जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा 40 साल पहले एक शोध किया गया है ना, और उनके द्वारा ये कहा गया कि जो क्वांटम है उनको किस स्तर पर देखा जा सकता है, मैक्रोस्कोपिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। इससे पहले क्या समझ थी कि क्वांटम को सिर्फ माइक्रोस्कोपिक चीजों से ही देखा जाए। माइक्रोस्कोप क्या करता है, आप देखोगे चीजों को एम्प्लीफाइड कर देता है जिससे कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं उनको भी हम देख पाते हैं। अब से पहले समझ ये थी कि क्वांटम एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल तक होते हैं, यानी इन्हें माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देखा जा सकता है। लेकिन इन वैज्ञानिकों का जो 40 साल पुराना शोध है वो क्या कहता है कि ये जो क्वांटम है ये माइक्रोस्कोपिक के स्तर पर भी देखे जा सकते हैं, यानी जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे भी देखे जा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी प्रणाली है कि इसे हाथ से भी पकड़ा जा सकता है। और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने मैकेनिकल जो है टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन जैसे प्रयोगों का सहारा लिया। अब मैकेनिकल टनलिंग किसे कहते हैं, देखिए ये समझाती है कि अत्यधिक सूक्ष्म कण एक साथ, जो छोटे छोटे कण हैं वो दोनों का व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तो चलिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब ये जो है टनलिंग की प्रोसेस क्या है, देखिए क्वांटम जो है मैकेनिक्स के तहत एक कण को किसका नाम दिया जाता है, क्वांटम टनलिंग नामक प्रक्रिया के माध्यम से अवरोधक के आर पार गुजरने की अनुमति दी जाती है। जैसे ये एक बैरियर है, मान लीजिए कोई भी दीवार है और कोई भी क्वांटम है, इसे इस दीवार के आर पार गुजरने की अनुमति दी जाती है। तो दूसरे शब्दों में क्वांटम टनल मतलब आप टनलिंग के माध्यम से निकल रहे, इसका मतलब है कि कण भौतिक दीवार से होकर गुजर सकते हैं। अभी तक हमने समझा कि क्वांटम मैकेनिक्स में उन्होंने जो ये अपना एक नियम रखा या अपनी बात कही जो ये थी कि क्वांटम को मैक्रोस्कोपिक है, यानी इनको जो है वैसे भी देखा जा सकता है या बड़े स्तर पर होते। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लिया और क्वांटम टनल या टनलिंग प्रक्रिया का सहारा लिया। और इस प्रक्रिया में क्या किया कि जो एक क्वांटम है उसे बेसिकली एक बैरियर या एक दीवार से आर पार भेजने की कोशिश की। इसी प्रक्रिया को हम क्वांटम टनलिंग के नाम से जानते हैं। आप देखोगे कि इससे पहले जो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इससे पहले ऐसा अनूठा व्यवहार सूक्ष्म या माइक्रोस्कोपिक स्तर पर ही देखा जा सकता था। ये जो आप देख रहे हो क्वांटम मैकेनिज्म के तहत क्वांटम जो टनलिंग है, यानी एक क्वांटम यहां से वहां जा रहा है एक अवरोधक को पार करके,
पहले इस प्रकार के व्यवहार को कैसे देखा जा रहा था, सिर्फ माइक्रोस्कोप के स्तर पर ही देखा जा रहा था। हालांकि इन वैज्ञानिकों ने यह दिखाया कि मैक्रोस्कोपिक स्तर पर भी क्वांटम टनलिंग के गुणों को प्रदर्शित किया जा सकता है और यही इनका प्रमुख योगदान है। इसके लिए इन्होंने एक पूरा जो है मेथड यूज किया। इन्होंने सुपर कंडक्टिंग अवयव वाले एक विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट का उपयोग किया, जिसे एक पतली नॉन कंडक्टिव परत से अलग किया और इसी को जोसेफसन जंक्शन का नाम दिया। ये सारी व्यवस्था बड़ी ही टेक्निकल है। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो इनकी जो खोज थी वो क्वांटम गुणों से जुड़ी हुई थी। इसमें भी इन्होंने ये कहा कि क्वांटम को अभी तक ये माना जा रहा था कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है, लेकिन मैक्रोस्कोप के माध्यम से भी देखा जा सकता है, या ये जो है माइक्रोस्कोपिक स्तर पर भी देखे जा सकते हैं। इस प्रकार का शोध किया और उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से इसे जो है समझाने की कोशिश की। इससे यह प्रणाली क्वांटाइज्ड हो गई, यानी केवल निर्धारित जो असतत मात्राओं में ही ऊर्जा को अवशोषित या उत्सर्जित कर सकती थी, जैसा कि क्वांटम मैकेनिक्स में भविष्यवाणी की गई। तो बेसिकली जो पहले की व्यवस्था थी कि यह व्यवस्था जो है क्वांटम जो है वो किस स्तर पर देखे जा सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्तर पर देखे जा सकते हैं। इन्होंने इस बात को जो है खंडित किया और कहा कि मैक्रोस्कोपिक स्तर पर भी क्वांटम को देखा जा सकता है, और इन्होंने क्वांटम टनलिंग की जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया। और क्वांटम टनलिंग मतलब एक बैरियर के से एक साइड से दूसरी साइड क्वांटम को भेजा जा सकता है। इसमें पाया कि हम इस क्वांटम को या इस प्रक्रिया में क्वांटम को मैक्रोस्कोपिक स्तर पर भी देख सकते हैं, और इस हेतु जो इन्होंने पूरा प्रयोग किया उसकी बात यहाँ पर की गई है। लेकिन इतना डिटेल में जाकर परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये जो खोज है क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम सेंसर और जो कंप्यूटर माइक्रोचिप्स की अगली पीढ़ी के ट्रांजिस्टर विकसित करने में काफी मददगार हो सकती है। तो इस प्रकार की जो खोजें हैं भविष्य के लिए नवाचार के दरवाजे खोल रही हैं। तो किस फील्ड में किनको नोबेल पुरस्कार मिला और मोटा मोटा उनका योगदान क्या है, अगर इतनी जानकारी है तो चाहे यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में या स्टेट पीसीएस में प्रश्न पूछा जाए आप उसका उत्तर दे देंगे। आज के जो अधिकांश प्रमुख खबरें रही वो प्रारंभिक परीक्षा से महत्वपूर्ण थी। मुख्य परीक्षा में सिर्फ आप उदाहरण के तौर पर उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि पूरा प्रश्न इन न्यूज आर्टिकल से बन सकता है तो ऐसी संभावना नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों को। आज की हमारी पहली संक्षिप्त सुर्खी जुड़ी हुई है मॉस्को फॉर्मेट से। अब चर्चा में क्यों रहा वो तब समझ में आएगा जब हम पहले मॉस्को फॉर्मेट को समझेंगे। तो बेसिकली ये कुछ और नहीं बल्कि 2017 में स्थापित एक क्षेत्रीय मंच है, और इस मंच का उद्देश्य है युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता की स्थापना करना, और इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रों के बीच मेलजोल को बढ़ाना। अच्छा, ये जो मंच है इसके सदस्य कौन कौन से ध्यान देना है? भारत, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब ये सदस्य अफगानिस्तान की शांति एवं स्थिरता की चर्चा करने के लिए मिलते हैं। अब हुआ क्या कि इसी प्रकार का जो है एक सम्मेलन हो रहा था, यानी मॉस्को फॉर्मेट में जो उनकी बैठक हो रही थी, तालिबान के आधिकारिक पहली बार आधिकारिक भागीदार के रूप में शामिल हुए। यानी तालिबान के जो अधिकारी थे पहली बार आधिकारिक रूप से मॉस्को फॉर्मेट में शामिल हुए, जिसके चलते मॉस्को फॉर्मेट चर्चा में आ गया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है ये क्या है? तो क्या है? ये एक क्षेत्रीय मंच है। प्रमुखता किस पर ध्यान देता है? अफगानिस्तान की शांति एवं स्थिरता के उद्देश्य से ये कार्य करता है, और इसके सदस्य राष्ट्र कौन है? तो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस तरह की शब्दावली पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरा हमारा न्यूज आर्टिकल जुड़ा हुआ है पोलर सिल्क रोड से। हुआ ये कि चीन के एक जहाज निगिम्बो झोशान बंदरगाह से रवाना हुआ, जो आर्कटिक महासागर से लगने वाले रशिया के तट से होते हुए
पोलर सिल्क रोड की शुरुआत कर रहा है। तो अब ये पोलर सिल्क रोड इनिशिएटिव क्या है? अब चाइना के जहाज ने ऐसी शुरुआत की तो सीधी सी बात है, इनिशिएटिव शुरू किसने किया है? चाइना ने किया है। अच्छा, चाइना की जो पहली आर्टिक को लेकर नीति आई या आर्टिक नीति श्वेत पत्र आया, उसमें आधिकारिक तौर पर उन्होंने पोलर सिल्क रोड की बात की थी। क्या है ये? पोलर सिल्क रोड आर्टिक समुद्री मार्गों का एक नेटवर्क है जो उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है, जो पोत परिवहन के लिए एक छोटा और आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभकारी रूट है। और उस रूट को हम क्या कह रहे हैं? पोलर सिल्क रोड का नाम दे रहे हैं। अच्छा, लक्ष्य क्या है? आर्टिक देशों के साथ नेविगेशन, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और अनुसंधान संबंधी सहयोगों को मजबूत करना। और ब्लू इकोनॉमी यानी जो महासागर जल से जुड़ी हुई इकोनॉमी है, तो इस प्रकार की ब्लू इकोनॉमी कॉरिडोर को बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से ये पहल, पोलर सिल्क रोड पहल शुरुआत किसके द्वारा की गई? चाइना के द्वारा की गई। उद्देश्य क्या है इसका? आर्टिक समुद्री मार्गों का एक नेटवर्क बनाना, ताकि इन मामलों में सहयोग संभव हो पाए। तो ये वो जानकारी है जो आपसे ऑप्शन या स्टेटमेंट के तौर पर पूछी जा सकती है। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। अब ये योजना तो पुरानी है। क्या है इस योजना का उद्देश्य? इस योजना के तहत जो रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाते हैं उनके लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। लेकिन अभी चर्चा में क्यों रही? क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत ऋण संबंधी 5 लाख से अधिक आवेदनों को स्वीकृत किया और इन आवेदनों के तहत लगभग 10,900 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दे दी गई। यानी रूफटॉप सोलर पैनल्स की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना। इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों में, अभी मैंने क्या बताया था, सब्सिडी पर रूफटॉप सोलर पैनल, यानी घर की छतों पर जो सोलर पैनल लगते हैं उन्हें रूफटॉप यानी रूफ के टॉप पर लगे हुए सोलर पैनल का नाम दिया जाता है। लगाने का अभियान हमने शुरू किया है ना। साथ ही मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ये दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल है। सब्सिडी किसे मिलेगी? आवासीय इकाइयां या जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है उनको सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी मिलेगी। आप देखोगे कमर्शियल इकाइयों को इस प्रकार की सब्सिडी इस योजना के तहत नहीं मिलेगी। अच्छा, सब्सिडी में भी राज्यवार अंतर है। जो विशेष स्थिति वाले राज्य हैं उनको तुलनात्मक रूप से अधिक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? अच्छा, इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये सारी जानकारी है जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाती है। CBIC यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड चर्चा में क्यों है? क्योंकि इन्होंने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड IFC, ये इंडियन फाइनेंशियल जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हम पढ़ रहे थे वो नहीं थे, फुल फॉर्म अलग है, ध्यान से देखना है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड पंजीकरण के लिए सिस्टम आधारित स्वतः मंजूरी प्रक्रिया शुरू की है, जिसके चलते CBIC के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि IFSC आखिर है क्या। बेसिकली 11 अंकों का ये अल्फा न्यूमरिक प्रकार का एक कोड है। ये कोड RBI के द्वारा हर एक बैंक की शाखा को प्रदान किया जाता है। क्यों? इस कोड के माध्यम से ये पता चल जाता है कि किस बैंक की किस शाखा के द्वारा धन भेजा गया है। तो बेसिकली लेन देन जो है वो सटीक हो जाते हैं। इस मामले में काम करता है कौन? ये अल्फा न्यूमरिक कोड जिसका नाम है IFSC। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इत्यादि के माध्यम से जो ऑनलाइन लेन देन होते हैं उनमें ये सुनिश्चित हो पाता है कि राशि केवल जो संबंधित प्राप्त करता है उसी तक पहुंचे। तो इस प्रकार का अल्फा न्यूमरिक कोड जिसका नाम है IFSC RBI के द्वारा सभी बैंक शाखाओं को दिया जाता है। उद्देश्य है कि जिसको पैसा भेजा जा रहा है उसी को पैसा पहुंचे। ये सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की कोड की व्यवस्था
की गई है। और ये आप देखोगे भारतीय रुपए में लेन देन के लिए यूज होता है। आपने स्विफ्ट का नाम सुना होगा, फुल फॉर्म पूरी पढ़ लेना। ये अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए, इसमें भी कोड दिया जाता है कि इस देश का कौन सा बैंक कहाँ अवस्थित है, इस आधार पर कोड दिया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि ये जो पेमेंट आई है, जो रिक्वेस्ट आई है, ये किस देश के किस बैंक के द्वारा आई है, ताकि वित्तीय लेन देन को संभव बनाया जा सके। तो स्विफ्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर के लेन देन के मामले में काम करती है और भारत में जो IFSC कोड व्यवस्था है वो घरेलू लेन देन के मामले में काम करती है। अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के बारे में किस मंत्रालय के तहत है? स्पष्ट है कि वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है। अच्छा, CBIC है, यानी ये किसके मामले में? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और 2018 में इसको CBIC का नाम दिया गया। CBIC है यानी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड। तो केंद्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, सेंट्रल इंटीग्रेटेड GST, इनका संग्रह करने, इनके संबंध में नीतियां बनाने इत्यादि का काम कौन करता है? CBIC। जैसा नाम वैसा काम, यानी अप्रत्यक्ष कर से जुड़े हुए मामलों को ये देखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं ऑपरेशन हैची 6 के बारे में। क्या है ये ऑपरेशन? CBI ने इंटरपोल के ऑपरेशन हैची 6 के तहत अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधों में शामिल 8 बड़े अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके चलते ऑपरेशन हैची 6 चर्चा में आ गया। देखिए, इसे, ये जो ऑपरेशन है, इसे रिपब्लिक ऑफ कोरिया के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और उद्देश्य क्या है? विभिन्न प्रकार के अंतरराष्ट्रीय साइबर आधारित वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए वैश्विक अभियानों की जो सीरीज है उसमें ये छठा है, इसलिए इसका नाम है ऑपरेशन हैची 6। उद्देश्य क्या है? अवैध वित्तीय लेन देन को रोका जाए, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और साइबर अपराधी वित्तीय अपराधों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। आप देखोगे विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड हैं आज के समय में, जैसे धोखाधड़ी है, अवैध ऑनलाइन गैम्बलिंग है ना, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन, यानी आपके पास किसी की ऐसी कुछ वीडियो तस्वीर होती है जिनके माध्यम से आप उसे ब्लैकमेल करते हैं, वॉइस फिशिंग, यानी आपकी वॉइस कॉल जो है या वॉइस नोट्स इत्यादि हैं उनको ट्रैक किया जाता है और कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनमें मिल जाए, जैसे कोई पासवर्ड इत्यादि, तो उसे प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। तो ये है ऑपरेशन हैची 6। तो पूछा जाए प्रीलिम्स में तो आपको पता होना चाहिए। अगला जो संक्षिप्त आर्टिकल है वो जुड़ा हुआ है भारत में आर्द्र भूमियों के कानूनी संरक्षण से। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर की फुटाला झील को आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 के तहत वेटलैंड के रूप में वर्गीकृत करने से इनकार किया है। और क्या कारण दिया है शीर्ष न्यायालय ने? उन्होंने कहा कि मानव निर्मित निकाय है जिसका उद्देश्य सिंचाई करना है, तो इसे आर्द्र भूमि संरक्षण नियम 2017 के तहत वेटलैंड वर्गीकृत या वेटलैंड के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि 17 के जो नियम है उनके तहत आर्द्र भूमि की परिभाषा में सिंचाई, जलीय कृषि, नमक उत्पादन और मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए मानव निर्मित जल निकाय शामिल नहीं है। देखिए, याद है मुझे, मैंने आपको वेटलैंड्स के बारे में बताया था, है ना। अब जब हमने वेटलैंड की बात की थी तो हमने कहा था दैट कैन बी ह्यूमन मेड एंड दैट कैन बी नेचुरल, प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है। अच्छा, जो हमारे आर्द्र भूमि नियम 2017 है उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम मानव निर्मित आर्द्र भूमियों को आर्द्र भूमि के तहत वर्गीकृत नहीं करेंगे, लेकिन उनमें स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि देखिए, इन उद्देश्यों से, यानी नमक उत्पादन, मनोरंजन या सिंचाई के लिए आपने आर्द्र भूमि बनाई है तो इन नियमों के तहत उन्हें संरक्षण नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ नदी, चैनल, धान के खेत, है ना, तथा वे आर्द्र भूमियां जो कुछ और अधिनियमों के तहत संरक्षित हैं उन्हें भी आर्द्र भूमि नियम 2017 के तहत संरक्षित नहीं किया जाएगा। जैसे वन अधिनियम के तहत है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत है, तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, इनके तहत अगर संरक्षित हैं तो उन्हें भी शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि ऐसे जल निकायों को लोक न्यास सिद्धांत यानी पब्लिक ट्रस्ट
डॉक्ट्राइन के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए। और इसकी बात हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 भी करता है, जो स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार की बात करता है। तो ये अब पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन क्या है, बेसिकली डॉक्ट्राइन या सिद्धांत क्या कहता है कि इस प्रकार के निकायों के संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की यानी सरकार की है। तो उन्हें इनका संरक्षण करना चाहिए। तो मोटा मोटा सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा कि इस प्रकार के कृत्रिम और विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों से बनाए गए जल निकायों का संरक्षण नहीं होना चाहिए, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि पर्यावरण संरक्षण नियम 2017 के तहत इन्हें आर्द्र भूमि हम नहीं कह सकते। बाकी चूंकि आर्टिकल 21 स्वच्छ पर्यावरण की बात करता है, तो इनका संरक्षण भी महत्वपूर्ण हो जाता है और राज्य या सरकारों के द्वारा इनके संरक्षण में अग्र सक्रिय भूमिका निभाई जा सकती है। क्लियर है। अगला संक्षिप्त आर्टिकल जुड़ा हुआ है आइनस एंड्रोथ से। नौसेना ने नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में आईएनएस एंड्रोथ को कमीशन किया। ये क्या है? यह है आईएनएस अर्नाला के बाद दूसरा एसडब्ल्यूसी है, यानी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ना। ये डेवलप किसके द्वारा किया गया ये देख लेना, और इसका नाम लक्षद्वीप के सबसे बड़ी उत्तरी द्वीप एंड्रोथ के नाम पर रखा गया। क्या क्या करेगा? समुद्र में निगरानी, खोज और बचाव का काम कर सकता है ना। तटीय और एंटी सबमरीन रक्षा मिशन में सहायक हो सकता है, और जो हमारे सामान्य समुद्री मिशन होते हैं उनमें भी आईएनएस एंड्रोथ सहायक हो सकता है। तो क्या है ना, क्या क्या कार्य करेगा, अब इनको किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये सारी जानकारी है जो महत्वपूर्ण हो जाती है। विस्पिट 2B क्या है? विस्पिट 2B ये एक खगोलविदों ने प्रत्यक्ष रूप से विस्पिट 2B नामक एक प्रोटो प्लेनेट की तस्वीर ली। तो विस्पिट 2B क्या है? एक प्रोटो प्लेनेट। अब ये प्रोटो प्लेनेट क्या होते हैं चलिए आगे देखेंगे। यह प्रोटो प्लेनेट अपने विस्पिट 2, अब ये नहीं कंफ्यूज होना, ये 2B है और ये है 2, एक तारे का नाम है विस्पिट 2, है ना। तो ये अपने प्रोटो प्लेनेट तारे विस्पिट 2 के चारों ओर स्थित प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क के भीतर निर्मित हो रहा है। बेसिकली सबसे पहले हम ये देख लेते हैं प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि प्रोटोप्लेनेट क्या होता है। हमें ये तो पता चला कि विस्पिट 2B एक प्रोटोप्लेनेट है जिसकी तस्वीर ली गई। ये एक तारा है जिसके चारों तरफ क्या है? प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क, वहां पर ये विकसित हो रहा है। अब ये प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क क्या होता है? देखिए, कोई भी जब नवनिर्मित युवा तारा होता है तो उसके चारों तरफ, हमें पता है, हमने भूगोल पढ़ा है कि चारों तरफ गैस और धूल का एक चपटा और घूमता हुआ डिस्क होता है, और इसी डिस्क से ग्रहों का निर्माण होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क। यानी मान लीजिए ये एक तारा है और इसके चारों तरफ हम क्या देख रहे हैं? गैस और धूल। इसके चारों तरफ हम क्या देख रहे हैं? गैस और धूल का चपटा हुआ एक डिस्क घूम रहा है, और इसी डिस्क से किसका निर्माण होता है? ग्रह का निर्माण होता है। तो प्रोटोप्लेनेट क्या है? वह खगोलीय पिंड जो धीरे धीरे गैस और जो कण है उनके एकत्रित होने से पूर्ण ग्रह के रूप में विकसित होता है। तो बेसिकली एक तारा है जिसका नाम है विस्पिट 2, नवनिर्मित तारा है। इसके चारों तरफ क्या है? धूल और गैस के कण। ये चपटा रूप ले रहे एक डिस्क के तौर पर जो है ये दिखाई दे रहे हैं। अब इसी में एक ग्रह का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार के प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क में अगर किसी ग्रह का निर्माण हो तो उसे प्रोटोप्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अब आगे बताया गया विस्पिट 2B के बारे में। गैसीय विशालकाय ग्रह है, द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान का लगभग 5 गुना है। ये अत्यंत युवा है, इसकी आयु केवल 50 लाख वर्ष अनुमानित है। और आप देखोगे कि ये खोज पहली बार प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान करती है कि प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क में देखे जाने वाले अंतराल या जो गैप्स है वास्तव में निर्मित हो रहे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बनाए जाते हैं। तो तारा है, उसके चारों तरफ जो पदार्थ घूम रहा है जो एक डिस्क का रूप लेता है उसे प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क कहा जाता है। उसमें जो ग्रह बन रहा होता है उसे प्रोटोप्लेनेट का नाम दिया जाता है। तो विस्पिट 2 एक तारा है जिसका प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क में विस्पिट 2B नामक एक प्रोटोप्लेनेट को देखा गया, जिसके चलते ये पूरा न्यूज आर्टिकल चर्चा में है। चलिए साथ ही देख लेते हैं अभ्यास प्रश्नों को।
सबसे पहला जो अभ्यास प्रश्न है वो जुड़ा हुआ है सीबीआईसी से। क्या पूछा गया है? सीबीआईसी को पहले केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के नाम से जाना जाता था। क्या 2018 में इसे सीबीआईसी का नाम दिया गया? याद है, हमने इस बात पर ध्यान दिया था। अच्छा, सीबीआईसी का प्राथमिक कार्य प्रत्यक्ष कर, क्या यह प्रत्यक्ष करों को देखता है? और साथ ही केंद्रीय उत्पाद कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक अंग है। तो किस मंत्रालय के किस विभाग के तहत आता था, ये भी हमने पढ़ा है। तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगला प्रश्न बात कर रहा है किसके संदर्भ में? मॉस्को फॉर्मेट के संदर्भ में। अफगानिस्तान में राष्ट्रीय मेलझोल को बढ़ाने के लिए 2017 में मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना की गई। तो क्या उद्देश्य था? मंगोलिया अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता के लिए मॉस्को फॉर्मेट मंच का सदस्य है। तो क्या मंगोलिया अफगानिस्तान में शांति एवं स्थिरता के लिए जो मॉस्को फॉर्मेट मंच है उसका एक सदस्य है? तो इस प्रश्न के संदर्भ में भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इन सारी जो स्टेटमेंट है उन पर कहीं ना कहीं हमने बात की है। अक्सर सुर्खियों में रहा स्विफ्ट कोड मुख्य रूप से भारत के भीतर फंड ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड एक अद्वितीय 11 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक बैंक की शाखा को प्रदान किया जाता है। आईएफएससी और स्विफ्ट कोड दोनों के संदर्भ में हमने बात की है, तो सही उत्तर तक आपको पहुंचना है। अगला जो प्रश्न है वो बात कर रहा है लायन टेल्ड मकाक के बारे में। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कहाँ है? एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्या है? अच्छा, इसके सामने जो संकट है, क्या उसका कारण कृषि, शहरीकरण और खनन है जिसके चलते इसके समक्ष संकट की स्थिति है? तो दोनों ही स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है कि सही है या नहीं है। हाँ, सही है या नहीं, यहीं पर नहीं रुकना, यहाँ कथन 1 और कथन 2 है और आपको ये बताना है कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही भी हैं तो क्या कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, ये भी आपको बताना है। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? मैंने प्रॉपर अंडरलाइन करके आपको बताया था कि मंत्रालय पर आपको ध्यान देना है। ऑपरेशन हैची 6 जिसमें सीबीआई ने बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया, मुख्य रूप से किसको लक्षित करता है? वन्य जीव तस्करी, हिंद महासागर में डकैती, समुद्री डकैती, मादक पदार्थों को या अंतरराष्ट्रीय साइबर आधारित वित्तीय अपराधों को। तो ये दोनों ही प्रश्न काफी सरल हैं। तो प्रश्नों का उत्तर दीजिए और टेस्ट कीजिए कि आप इस सेशन से कितना सीख पाए हैं। ठीक है, अंत में सुझाव यही है कि जब कोई भी न्यूज आर्टिकल आपके सामने आए, कोई भी मटेरियल आपके सामने आए, तो देखो कि ये जानकारी कहाँ इस्तेमाल हो सकती है। प्रारंभिक परीक्षा में इसकी क्या प्रासंगिकता और मुख्य परीक्षा में इसकी क्या प्रासंगिकता है, उन्हीं बातों पर ध्यान देकर या प्रासंगिकता को समझकर ही उस कंटेंट को आपको पढ़ना है ताकि आपकी समय और ऊर्जा दोनों की बचत हो पाए। इसी के साथ आज के न्यूज टुडे के इस अंक को मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद।